तो स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत अनसॉल्व पेपर का सलूशन कराया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को हमने सेट नंबर 2 जो है सॉल्व कराना शुरू किया था। और उसमें के जितने भी 1 नंबर वाले प्रश्न थे, 2 नंबर वाले थे, 3 नंबर वाले थे, वो सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और सेट नंबर 2 की अब तक टोटल 3 क्लासें भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज सेट नंबर 2 की चौथी क्लास है, जिसमें आप सभी लोगों को हम 5 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो बिना समय को लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, खंड या चल रहा था। खंड या में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व करा दिया है। ये भी बता दिया कि गॉस का नियम क्या होता है और कैसे आपको जो है गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ये आपसे पूछा गया है। साथ ही में एक न्यूमेरिकल लगाया गया है। 5 नंबर में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे प्रश्न में पूछा गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, तो आपको रटना नहीं है। ठीक है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, हम आपको ऐसे याद करा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं। आप हेडिंग डालना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत करना। ठीक है, मतलब तीनों उंगलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, ये उंगली इसके और ये उंगली इसके। जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत करते हैं, तो अगर तर्जनी उंगली जो बीच ये वाली है, तर्जनी उंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताए, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कौन बताएगा? अंगूठा बताएगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखें, तो तर्जनी उंगली यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक है, यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। कक्षा 10 में भी भैया पढ़ के आए हो, आपको याद होगा। ठीक है, अब इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को देखिए अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे। जो बातें यहाँ पर हम बताएंगे उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे ऐसा न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम में आए तो आप सॉल्व जरूर कर लें। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि 1.0 × 10⁻⁹ कूलाम से आवेशित कण, मतलब जो कण है उसके आवेश का मान दिया गया है 1.0 का मतलब 1 है ना, 1 × 10⁻⁹ कूलाम, ये आवेश दिया गया। आवेशित कण पर आवेश का मान है। चुंबकीय क्षेत्र दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा है। इसका मान सदिश रूप में दिया गया है 4i², ठीक है, प्लस का 3j²। चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक टेस्ला होता है। उसके बाद दिया गया टेस्ला में वेग दिया गया है। वेग भी सदिश राशि होती है, इसलिए इसमें वेक्टर लगा हुआ है। वेक्टर का मतलब दिशा भी दी, ठीक, यानी सदिश राशि 75i², ठीक है, और प्लस का 100 मतलब 100j² मीटर प्रति सेकंड, ये वेग दिया गया है आवेशित कण का। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण बताना है। ठीक है, और साथ ही में आपको ये बताना है कि उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है ना, तो उसकी दिशा क्या होगी ये भी आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी विद्यार्थी जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए b का मान दिया गया है और v का मान दिया गया है। ठीक है, आप सभी लोगों से प्रश्न में क्या पूछा गया है? चुंबकीय बल का परिमाण निकालना और दिशा। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय बल जो होता है वो होता है Q×2 में वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। देखिए, यहाँ पर वेक्टर v और वेक्टर b दोनों सदिश राशियाँ हैं। दो सदिश राशियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उनके परिमाण और उनके बीच बनी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। एंगल की बात भी नहीं, दोनों का मान सदिश रूप में ही दिया गया है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना ही पड़ेगा। अर्थात सबसे पहले हमको वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b निकालना होगा। जो गणित के विद्यार्थी वो जानते होंगे, या जो कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में करते क्या, यहाँ पर i² लिखते हैं, j², यहाँ पर k²। अब वेक्टर v का b के साथ हमको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है, तो वेक्टर b में i का गुणांक पहले कितना है -75 वो रखेंगे, j का गुणांक 100 तो 100 लिखेंगे, k का गुणांक नहीं है तो मतलब k है ही नहीं तो इसका गुणांक 0। उसके बाद v का b के साथ प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो b में i का गुणांक 4, j का गुणांक 3 और k का गुणांक 0। ठीक है, तो वेक्टर v क्रॉस b हम पहले निकाल लेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा i²। देखिए, पहले हम i को लेंगे प्लस के साथ, फिर j को माइनस के साथ, k को प्लस के साथ, अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं। तो i वाला लेंगे तो i वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0, है ना, 0 का गुणा 100 से, 3 का गुणा 0 से 0, फिर -j² हो जाएगा, जे कॉलम छोड़ेंगे, जे रो को छोड़ेंगे, 0 75 का गुणा 0, 4 0 का गुणा 0। ठीक है, फिर हम प्लस
के कैप लेंगे और के कैप वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे तो 3 और 75 का गुणा 225 हो जाएगा, आपको पता है। माइनस लगाएंगे 100 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा भैया 400 हो जाएगा। बताइए सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे चलिए बढ़ते हैं। वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये तो पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, ये आपका जोड़ने पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा। 400 में 225 जुड़ेगा, माइनस का ये आ जाएगा 625 और ये हो जाएगा के कैप। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमको तो बल का परिमाण निकालना है। बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होगी, इसलिए दिशा का मान भी पूछा गया है। F बराबर देखिए क्यू का मान कितना है 1 गुणे 10 की घात माइनस का 9 है और वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। कितनी आई है? माइनस का 625 के कैप आई है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर F का मान आ जाएगा माइनस का 625 है ना, और गुणे में 10 की घात माइनस का 9 के कैप। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये F का मान आया है, इसमें माइनस चिन्ह भी लगा हुआ है और के कैप भी लगा हुआ है, एकांक लंब कोणिक सदिश। तो यहाँ पर चूंकि हमको परिमाण निकालना है इस बल का परिमाण, ठीक है, तो बल का परिमाण निकालना है तो परिमाण ये चीज़ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 625 गुणे में 10 की घात कितना माइनस का 9 न्यूटन बल। ये आपका हो गया बल का परिमाण। अच्छा हम अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए के कैप माइनस का है। ठीक है। देखिए आई कैप जो होता है यानी एकांक लंब कोणिक जो आई होता है वो किसकी दिशा बताता है? एक्स अक्ष की दिशा बताता है। जो जे कैप होता है वाई अक्ष की दिशा बताता है और जो के कैप होता है वो जेड अक्ष की दिशा बताता है। लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, अर्थात इसकी जो दिशा होगा, जो बल की दिशा होगी वो जेड अक्ष के अनुदिश होगी। क्या होगी भाई? जेड अक्ष के अनुदिश। यहाँ पर लिखेंगे जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। क्यों? क्योंकि ऋण चिन्ह लगा है ना, ऋणात्मक दिशा में बल की दिशा क्या हो जाएगी? जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, जेड अक्ष के अनुदिश लेकिन ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में। इस तरीके से ये बल का हो गया परिमाण और ये हो गई बल की दिशा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं और इसी के अथवा पार्ट में क्वेश्चन और दिया है। देखिए हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में प्रश्न कहाँ से पूछ लिया जाए ये कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए हमको पेपर को पूरा सॉल्व करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न हमें नहीं सॉल्व करना है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या पता कि अथवा वाला प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो अगला अथवा पार्ट में दिया गया है कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसमें प्रयुक्त नियम का उल्लेख कीजिए। देखिए ये जो है बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, तो जो नियम लग रहा है वो बायो-सेवर्ट का नियम ही लगेगा, क्योंकि बायो-सेवर्ट के नियम के मैंने अनुप्रयोग बताए हैं आपको। परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, वृत्ताकार कुंडली के कारण, सब बताया मैंने आपको। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, उसमें सारे महत्वपूर्ण डेरिवेशन आप कर डालिए, लेकिन इसको यहाँ पर समझा दे रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्या ले लेते हैं हम, तार ले लेते हैं, उसको एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में ऐसे मोड़ लेते हैं। शॉर्ट में समझिएगा एकदम, बहुत ज़्यादा हम आपको डिटेल से नहीं समझा पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल से समझना है तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी। मैंने इसको एक तार को लूप के रूप में मोड़ लिया है और ये लूप जो है आर त्रिज्या का रूप है। कितनी त्रिज्या का रूप है? आर त्रिज्या का लूप है, ये लूप का केंद्र है। ठीक है, और हम क्या करते हैं इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हमको प्रश्न में कहा गया कि लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस लूप को छोटे छोटे अल्पांश भागों में तोड़ लेते हैं। एक अल्पांश भाग ले लेते हैं डी डेल एल। कितना ले लेते हैं? डेल एल। पूरी लंबाई हमारी हो जाएगी, अगर त्रिज्या आर है तो पूरी लंबाई हो जाएगी 2πr, वृत्त की परिधि के बराबर, क्योंकि वृत्त के रूप में मैंने मोड़ा है। लेकिन अल्पांश लंबाई के कारण पहले हम बिंदु ओ पर क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अल्पांश। ठीक है, अल्पांश लंबाई डेल एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भैया निकालने हैं? केंद्र पर। ठीक है, तो अल्पांश के कारण निकालेंगे और संपूर्ण कुंडली के कारण या संपूर्ण लूप के कारण निकालना होगा तो समाकलन कर देंगे। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के कारण निकालने, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी अल्प होगा यानी डीबी हो जाएगा। बायो-सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग आपने पढ़ा है, क्या होता है? μ0/4π और आई डेल एल है ना, साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा? r², क्योंकि त्रिज्या यहाँ r है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो त्रिज्या होती है वृत्त की परिधि पर लंब होती है ना, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जो dB हो जाएगा वो आपका हो जाएगा μ0/4π आई डेल एल साइन 90 और बटे में कितना हो जाएगा? r²। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1 होती है।
तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस तरीके से हमने अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। हमको तो पूरे वृत्ताकार लूप के कारण निकालना ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण कुंडली के केंद्र पर, संपूर्ण कुंडली के कारण कहाँ पर भैया, केंद्र पर, है ना, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आपका B बराबर समाकलन ऑफ जो अल्प के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला उसका समाकलन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा B बराबर, क्योंकि अल्पांश छोटे छोटे अल्पांश अवयव से ही तो पूरा लूप बना है, तो एक के कारण निकाल लिया, संपूर्ण के कारण निकालना, समाकलन कर देंगे। समाकलन आप dB का मान कितना है, आप कहोगे μ0 अपान में भैया 4 पाई I डेल L, है ना, अपान में कितना r²। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेंगे, मतलब μ0 अपान 4 पाई ये आपका बाहर हो जाएगा, और I अपान में r² बाहर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा डेल L। डेल L अल्प लंबाई है, समाकलन करने के लिए संपूर्ण लंबाई, तो संपूर्ण लंबाई हमने कहा अगर त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि के बराबर ही तो होगी संपूर्ण लंबाई, तो संपूर्ण लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई r। तो यहाँ पर लिखेंगे, आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये B बराबर हो जाएगा μ0 अपान में 4 पाई I अपान में r² गुणे में कितना भाई 2 पाई r, क्योंकि संपूर्ण लंबाई 2 पाई r के बराबर होगी, क्योंकि लूप के रूप में मैंने मोड़ा है। अब देखिए 2 पाई से 4 पाई को काटेंगे 2 हो जाएगा, 1 r से 1 r को काट देंगे, B बराबर हो जाएगा μ0 I अपान में कितना हो जाएगा 2 और 1 r बच गया। तो इस तरीके से केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। अगर इसमें फेरे होंगे n तो n से मल्टीप्लाई होगा, यदि फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो जाता है वो n गुना हो जाता है। μ0 ni अपान में कितना हो जाएगा भाई, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटे में कितना 2r, तब चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक आ जाएगा μ0 ni अपान 2r हो जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसलिए इसको यहाँ पर करा दिया है, इसमें कुछ नहीं, केवल अल्पांश लंबाई के कारण निकालो और उसके बाद समाकलन कर दो, संपूर्ण कुंडली के कारण आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। और ये बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, तो नियम पूछा गया था, तो इसमें देखिए एक प्रश्न और पूछा गया था कि प्रयुक्त नियम का उल्लेख कीजिए, तो प्रयुक्त नियम इसमें कौन सा नियम लगा रहे हैं, बायो-सेवर्ट का नियम लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए 2 प्रश्न पूछे गए, ये व्यंजक पूछा गया, 4 नंबर का ये हुआ। अब प्रयुक्त नियम आपने बता दिया एक लाइन में, तो 1 नंबर उसका मिल जाएगा, बायो-सेवर्ट का नियम। इस तरीके से 5 नंबर आपको मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भैया क्वेश्चन नंबर 8 है, और जो कि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का यह न्यूमेरिकल है। आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। यदि आपने विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़े हैं तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये एक आपका LCR परिपथ है, ये आपका प्रत्यावर्ती स्रोत है जिसका व्यंजक आपको दिया गया, V उल्टता का समीकरण दिया गया, V बराबर 400 sin 10 पाई टी, V बराबर V0 sin ओमेगा टी से अगर आप तुलना करोगे तो V0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक, लेकिन अब देखते हैं प्रश्न क्यों। तो प्रश्न में इसमें ये बोला गया है कि दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। नंबर 1 आपको गणना करनी है। देखिए सबसे पहले आपको धारा की गणना करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। धारा की गणना करना है, प्रतिरोध पर विभवांतर पता करना है, मतलब VR का मान निकालना है, प्रतिरोध पर विभवांतर। देखिए ये जो आपका L है, एक कुंडली है आपकी, कुंडली पर जो विभवांतर का मान है 80 वोल्ट है, संधारित्र पर जो विभवांतर 80 वोल्ट है, लेकिन जो प्रतिरोध है उस पर विभवांतर नहीं दिया गया, उसका प्रतिरोध का मान दिया गया है। तो इस पर आपको क्या निकालना, विभवांतर निकालना है। L तथा C के बीच कलांतर निकालना है। LCR परिपथ में कलांतर आपने पढ़ा है, VL माइनस VC अपान में क्या होता है, VR होता है tan फाई बराबर। ठीक है, तो फाई क्या होता है, कलांतर। तो आपको तीसरी चीज में क्या निकालना है, कलांतर यानी फाई का मान निकालना। 3 चीजें निकालनी है। सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक काम कर लेंगे। देखिए इस समीकरण से अगर तुलना करें, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से अगर तुलना कर दें तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे V0 की वैल्यू 400 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा आगे बात करें तो VL की वैल्यू कितनी है, मतलब कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 80 वोल्ट है कि नहीं है। अच्छा आगे बात करें संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर VC बराबर कितना है, तो आप कहोगे 80 वोल्ट है। अच्छा आगे अगर हम बात करें तो प्रतिरोध के सिरों के बीच आपको विभवांतर नहीं दिया गया बल्कि R का मान दिया गया 200 ओम। अब आप एक काम कर सकते हो, आप सूत्र लगाओगे, परिणामी विभवांतर V0 बराबर आपने पढ़ा है LCR परिपथ में क्या होता है, VR² और प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ पर L और C
परिपथ में जो अग्रगामी पश्चगामी होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए परिणामी इन दोनों के अंतर से मिलता है भैया। ठीक है, यहाँ पर भी वो अंतर भी। अब अच्छा बात करें तो V0 की वैल्यू आपको दी गई, कितनी दी गई है आपको? 400 दी गई। आगे बात करें VR का मान तो पता नहीं हमको, R प्रतिरोध के सिरों के बीच तो वोल्टता निकालनी है। VL की अगर बात करें तो 80, VC की अगर बात करें तो 80 माइनस 80 मतलब 0 हो जाएगा। 400 बराबर ये बचेगा √VR का स्क्वायर। अब आप एक चीज़ बताओ, आप बताओ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है कि नहीं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। तो VR बराबर आ गया 400। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध के सिरों की 200 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टता होगी वो 400 वोल्ट होगी। अब हमको इसमें और क्या निकालना था? धारा निकालनी थी। नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे, ये तो नंबर 2 हो गया। ठीक है, धारा I बराबर क्या होता है? आप कहोगे V/R। अच्छा, प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है? 200, और प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता हमने निकाली कितनी? 400। 200 को 400 से काट देंगे तो धारा कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर की धारा हो जाएगी। ये जो 2 एम्पियर की धारा है ये हर प्रकार के, देखो चाहे कुंडली में हो, चाहे कैपेसिटर में हो, चाहे रेजिस्टेंस में हो, सब में बराबर बहेगी, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। अच्छा, आगे इसमें देखिए क्या पूछा गया? L तथा C पर विभव के बीच कलांतर। L तथा C पर कलांतर पूछा गया है। तीसरे नंबर की बात करें तो tan phi बराबर हम लोगों ने पढ़ा है VL माइनस VC बटे में VR। विभवांतर के पदों में यह सूत्र होता है भाई। ठीक, तो ये हो जाएगा tan phi बराबर VL का मान 80 देख सकते हो ऊपर, और VC का मान आपको 80 दिया गया, बटे में VR का मान कितना दिया गया है? आपने निकाला अभी 400। तो ये जाएगा 0/400, मतलब ये 0 ही आएगा, जो कि tan 0 की वैल्यू होती है। तुलना करेंगे tan phi बराबर tan 0, तो phi बराबर कितना आ जाएगा? 0। अर्थात L और C के सिरों के बीच जो कलांतर होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। बताइए, इस तरीके से आप तीनों पार्ट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका 1 नंबर और 2 नंबर, ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन था, तो पहला और दूसरा पार्ट सॉल्व करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, और इसमें कलांतर 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके से आप जोड़ के 5 नंबर पाओगे। अथवा, एक अथवा वाला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्विश्रेणी प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना मैंने आपको बताया है। इस डेरिवेशन का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको हम सारे डेरिवेशन कराने लगेंगे, बार बार बताए जा चुके, तो बार बार अगर कराएंगे तो वीडियो कितना ज़्यादा लंबा जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो सीधा है कि लिंक पड़ी हुई, जिसको आता है कोई बात नहीं आता है तो लिंक आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस डेरिवेशन की। आप कर लीजिए, डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए। बाकी इसमें जो पूछा गया है प्रकाश व्यतिकरण के लिए शर्तें, तो व्यतिकरण के लिए शर्तें आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश स्रोत जो दोनों होने चाहिए वो कला संबद्ध होना चाहिए, यानी कलांतर जो होना चाहिए दोनों के बीच समान होना चाहिए। अच्छा, आयाम भी दोनों के समान होने चाहिए। प्रकाश व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों में सबसे पहली शर्त, कलम उठाइए, पेन उठाइए, लिख लीजिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं कि हम बढ़िया तुरंत टिक करें, बस सब आ गया, बढ़िया छाप लीजिए। आप समझिए, सुनेंगे तो याद हो जाएगा। दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए? कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, अर्थात दोनों के बीच कलांतर समान होना चाहिए। ये पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त, दोनों प्रकाश स्रोत जो होने चाहिए संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है। तीसरी शर्त, दोनों प्रकाश स्रोतों का जो आयाम होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। चौथी शर्त, दोनों प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य या हम बात करें आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति क्या होनी चाहिए? बराबर या समान होनी चाहिए। ठीक है, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, आयाम भी समान होने चाहिए। इस तरीके से 4 प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें आप आसानी के साथ याद कर सकते हो, लिख सकते हो। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विवर्धक के रूप में पीएनपी ट्रांजिस्टर की व्याख्या, इसके लाभों पर प्रकाश डालिए। इस बार के सिलेबस से पीएनपी और एनपीएन ये पूरा ट्रांजिस्टर नामक टॉपिक ही हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो आपका अर्धचालक चैप्टर है, सेमीकंडक्टर चैप्टर है, उसमें आप पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के रूप में, अर्ध तरंग दृष्टि कार्य के रूप में अच्छे तरीके से तैयार कर डालिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, उसमें आपको मैंने अच्छे तरीके से कराया है। एक क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अच्छा, आगे बात करें, अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। प्रकाशित पथ क्या होता है? एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम के एक बड़ी प्रकाश किरण आपतित है। गुटके का अपवर्तनांक दिया गया। गुटके से परावर्तित और अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रकाशित पथ आपको बता देते हैं, फिर इस न्यूमेरिकल को करा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप जान लेते हैं कि भैया प्रकाशिक पथ होता क्या है। इसमें यही पूछा गया प्रकाशिक पथ क्या होता है और एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखोगे तो आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे। प्रकाशिक पथ की परिभाषा क्या होती है, हो सकता है 1 नंबर मिले भाई, बाकी न्यूमेरिकल के नंबर हो। 5 नंबर का प्रश्न आया है। तो प्रकाशिक पथ में आपको लिखना निर्वात अथवा वायु में प्रकाश द्वारा अनुसरण किया गया वास्तविक पथ है, एक प्रकाशिक पथ कहलाता है। समझ गए ना, क्या है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश द्वारा अनुसरण किया गया जो वास्तविक पथ है, मार्ग है, उसी को हम कहते हैं प्रकाशिक पथ। अच्छा, अब इसमें देखिए कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्डी प्रकाश आपतित है। कांच के गुटके में जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दी गई है वो 6000 एंगस्ट्रॉम दी गई है। अपवर्तनांक दिया गया है कांच का, कितना दिया गया, गुटके का अपवर्तनांक 1.5। गुटके से परावर्तित और अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर परावर्तित किरण की बात करें, परावर्तित किरण, आपने परावर्तन की घटना भी पढ़ी है और अपवर्तन की घटना में पढ़ा है। परावर्तन की घटना में जो तरंग दैर्घ्य होती है और जो चाल होती है प्रकाश की वो नहीं बदलती है, जबकि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती है। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो परावर्तित किरण के लिए तो यहाँ पर आप लिखोगे परावर्तन की घटना में, क्या लिखोगे, परावर्तन की घटना में लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य व चाल नहीं बदलती है। अर्थात परावर्तित किरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम ही रहने वाला है। और जो चाल की बात करें, ठीक है, तो अगर चाल की बात करें तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 इसमें पूछा गया आपतित किरण के लिए, किसके लिए, आपतित किरण के लिए। तो आप लिखोगे अपवर्तन की घटना में जो आवृत्ति होती है वो नियत रहती है। और हमने पढ़ा है कि क्या होता है, ये पढ़ा हमने v बराबर न्यू लैम्डा, क्या पढ़ा है, c बराबर या v बराबर न्यू लैम्डा। v जहाँ होती है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हमको चाल निकालना है माध्यम में। तो आवृत्ति लिख लेना, चूंकि न्यू जो आवृत्ति है वो क्या होती है भाई, नियत होती है। अपवर्तन की गणना में आवृत्ति नियत होती है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं v1/v2, है ना। अगर इसका हम यहाँ पर इसको नियत रखेंगे तो v1 बराबर न्यू लैम्डा 1, v2 बराबर न्यू लैम्डा 2 और v1/v2 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा लैम्डा 1/λ2। अपवर्तनांक की परिभाषा से पढ़ा है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पर अपवर्तनांक का मान दिया गया है ना, इसलिए इसके स्थान पर हम अपवर्तनांक लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा। लैम्डा 1 की बात करें तो लैम्डा 1 का मान कितना है, लैम्डा 1 का मान हमें पता है 6000 एंगस्ट्रॉम है। और लैम्डा 2 दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य निकालना है, तो लैम्डा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम बटे में n। तो लैम्डा 2 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, अपवर्तनांक 1.5, 0 बढ़ाएंगे 15 चौको 60, ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे जो दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य आ जाएगी वो 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। अच्छा, चाल हमने नहीं निकाली तो चाल आप निकाल सकते हो इस सूत्र से, v बराबर c/n, v बराबर c/n। तो v बराबर, ये आपका चाल भी निकालना ना दूसरे माध्यम में, तो दूसरे माध्यम में जो चाल हो जाएगी, सूत्र आपने पढ़ा ये v बराबर c/n, ठीक है। तो c होती निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, n अपवर्तनांक की बात करें 1.5 दिया गया गुटके का, 1.5 से 3 को काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तन की घटना में चाल बदल जाती है, सभी को पता है, आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाता है। तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है। आप देख सकते हो ना बदलती है तो तरंग दैर्घ्य कैसे, लैम्डा 2 बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम आया, जबकि पहले माध्यम में परावर्तन की घटना में नहीं चेंज हो गया था, उसमें तो 6000 एंगस्ट्रॉम ही रह गया था, ठीक। तो अगर हम बात करें तो अपवर्तन की घटना में सब कुछ चेंज हो जाता है आवृत्ति को छोड़ करके। चाल भी बदल गई, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गई। इस तरीके से ये जो सेट नंबर 2 है वो आपका समाप्त होता है, पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको हम सेट नंबर 3 सॉल्व कराएंगे और ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें आप देखते रहिए। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको जितने सॉल्व करा रहा हूँ जरूर सॉल्व करते रहिए, नहीं फिर आप पीछे रह जाएंगे। बाद में आप आएंगे कमेंट करेंगे सर अगर हम पढ़ लिए होते तो ऐसा होता वैसा होता। तो अभी जो क्लासें आपको दी जा रही हैं समय का सदुपयोग कीजिए, इनको करते जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।